आरती बेटा माफ करना, पर दुकान की जिम्मेदारी मैं तुझ पर छोड़कर जा रहा हूँ। कल रात से तेरी माँ की तबीयत ज्यादा खराब है, उसे अस्पताल ले जाना ज्यादा जरूरी है। रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। पिछले 2 सालों से मैं बिस्तर पर ही लेटी हूँ, अब तक मौत नहीं आई। हमें हमारी बेटी को पढ़ लेने देना चाहिए। वो दुकान, रसोई और राजू तीनों चीज को कैसे संभालेगी? माँ कोई बात नहीं, कौन सा रसोई और दुकान दूर है? एक तरफ रसोई है तो दूसरी तरफ दुकान। मैं झट से रसोई से दुकान में और दुकान से रसोई में जाकर सारा काम संभाल लूंगी। अपनी बेटी की बातें सुनकर विनोद को बहुत अच्छा लगता है और विनोद अपनी बीवी को अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाता है। अभी सुबह के सिर्फ 8 बजे थे, इसीलिए आरती के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है और वो दुकान में खड़ी होकर सबसे पहले ग्राहकों को हैंडल करती है। अरे बेटा, 2 थैली दूध, आधा किलो चीनी दे दे। आज सुबह की चाय नहीं पी है, 9 बजने को आए हैं। दीदी जल्दी से लंच बना दो ना, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ राजू, बस 10 मिनट दे। ये लीजिए अंकल जी आपका सामान। आरती जल्दी से दुकान पर आए सभी ग्राहकों को उनका सामान देकर अपनी किताब लेकर रसोई में जाती है और खाना बनाते हुए पढ़ाई करने लगती है। दीदी तुम पढ़ाई कर लो या खाना बना लो, ऐसे तो तुम सारी रोटियां जला दोगी। मैं क्या जली रोटी को लेकर जाऊंगा स्कूल? राजू तू चिंता मत कर, तेरी एक भी रोटी नहीं जलने दूंगी। इतना बोलकर आरती जल्दी से रोटियां बनाने लगती है और जल्दबाजी में उसका हाथ जल जाता है और तभी उसे दुकान से औरत की आवाज सुनाई देती है और वो टिफिन और रोटियां लेकर सीधा दुकान में आती है। बोलिए आंटी, क्या चाहिए आपको? मुझे 1 किलो दाल और 2 किलो चावल दे दो। हाँ बस अभी देती हूँ। राजू तेरा लंच पैक कर दिया, ले ले और अब जल्दी से स्कूल जा। अरे आरती, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया और तुम ऐसी हालत में भी काम कर रही हो? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? आंटी आप तो जानती हैं माँ की तबीयत के बारे में। पापा बस उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे, इसलिए आज दुकान और रसोई दोनों ही संभाल रही हूँ और इसी जल्दबाजी में मेरे हाथ जल गए। आरती बातें करती हुई उस औरत को उसका सामान दे देती है और जब सारे ग्राहक दुकान से चले जाते हैं और राजू भी स्कूल चला जाता है तो खाली समय देखकर आरती अपनी किताब लेकर दुकान में बैठ जाती है और पढ़ाई करने लगती है। समय यूं ही गुजरता है और जब भी विनोद शांति को लेकर हॉस्पिटल जाता है, रसोई की और दुकान की जिम्मेदारी आरती के कंधों के ऊपर आ जाती है। बेटा माफ करना, फिर से दुकान और रसोई की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ रहा हूँ। एक तरफ रसोई है, एक तरफ दुकान है, संभाल लोगी ना दोनों चीजें? हाँ पापा, मैं सब संभाल लूंगी। एक बार फिर आरती के ऊपर रसोई और दुकान की जिम्मेदारी आ जाती है और कभी वह रसोई में जाकर अपने घर वालों के लिए खाना बनाती है तो कभी दुकान पर रहकर पढ़ाई के साथ दुकान संभालती है। दीदी हमें ना 5 वाले चिप्स और 10 वाले कुरकुरे दे दो। बच्चों, आज तुम लोगों की इतनी जल्दी छुट्टी हो गई क्या? दीदी 2 बज चुके हैं, आज कोई जल्दी छुट्टी नहीं हुई है। क्या 2 बज गए? राजू स्कूल में मेरा इंतजार कर रहा होगा। आरती जल्दी से दुकान पर आए बच्चों को सामान देती है और 10 मिनट के लिए दुकान बंद करके भागती हुई राजू को लेने के लिए स्कूल जाती है और स्कूल से आने के बाद राजू अपनी बहन से कहता है, दीदी आज तुमने आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? पता है कितनी भूख लग रही है। अब आप मेरे लिए खाना बनाओ, दुकान मैं संभाल लूंगा। राजू अभी तू छोटा है, दुकान नहीं संभाल पाएगा और रसोई कोई बहुत दूर नहीं है। मैं दुकान के साथ साथ रसोई में बैठकर तेरे लिए खाना भी बना दूंगी। तू बस यहीं रुकना और कोई ग्राहक आए तो मुझे बताना। आरती राजू को दुकान पर बैठाकर खुद उसके लिए खाना बनाने को लग जाती है। तभी दुकान पर कुछ ग्राहक आते हैं और राजू अपनी बहन को बुलाकर आता है। क्योंकि ग्राहक 3 से 4 थे इसलिए उसे सामान देने में समय लग जाता है। हाँ अंकल जी, अब आप बोलिए आपको क्या चाहिए? बेटा मुझे तो 10 किलो आटा चाहिए और 5 किलो तेल का डिब्बा। पर ये तुम्हारे घर से बदबू कैसी आ रही है? तुमने अपने घर की रसोई में कुछ रखा है क्या बनने के लिए? ओ शिट, सारे चावल जल गए। अंकल जी आप मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं गैस बंद करके आती हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं। इतना बोलकर आरती भागती हुई रसोई में जाती है और गैस बंद करके वापस बाहर आती है और ग्राहकों को निपटाकर ऊपर के थोड़े से बचे हुए चावल अपने भाई को खाने के लिए देती है और खुद भूखी रह जाती है। और पूरे दिन दुकान संभालने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाती और रात में भी दुकान बंद करके खाना बनाती है। आरती बेटा, हमारी वजह से तुझे बहुत दिक्कतें होती है ना। तू कभी भागकर रसोई में जाती है तो कभी भागकर दुकान पर जाती है। मुझे राजू ने सारी बात बता दी। तू कैसे एक तरफ रसोई और एक तरफ दुकान संभाल रही है? नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। एक तरफ दुकान है, दूसरी तरफ रसोई। एक कमरे का ही तो फासला है। भला इतनी पास दुकान और रसोई होने से मुझे क्या ही नुकसान होगा? दीदी देखो ना, पापा कंबल ओढ़कर भी अभी तक नहीं सो पाए और वो कांप भी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पापा की तबीयत ज्यादा खराब है? ये देख आरती की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है और अब उसके माता पिता दोनों की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से अकेली आरती न सिर्फ दुकान और रसोई संभालती है बल्कि पूरे दिन रसोई और दुकान संभालने के बाद रात को बिना सोए पढ़ाई करती है। तेरी माँ बीमार थी, ऊपर से मैं भी बीमार हो गया। मैंने सोचा था कि तुझे दुकान की जिम्मेदारी कभी नहीं सौंपूंगा।
और अब देख, मैंने तुझे न सिर्फ दुकान बल्कि रसोई की भी जिम्मेदारी पकड़ा दी है, जिस वजह से तू पढ़ाई नहीं कर पाती और रात में सोने के बदले उठकर पढ़ाई करती है। अपने गरीब माँ बाप को माफ कर देना। पापा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आज मैं अपनी नींद हराम करूंगी तभी तो कल को चैन से सो पाऊंगी। अब आप भी सो जाओ, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे तो अपनी दुकान फिर से संभाल लेना। इतना सब कुछ होने के बाद भी आरती किसी से कोई शिकायत नहीं करती और सुबह उठते ही सारा काम छोड़कर दुकान संभालती है और उसके बाद अपने भाई, पापा और माँ के लिए अलग अलग खाना बनाती है और वह दुकान में भी बैठकर सभी को अपने हाथों से खाना खिलाती। इसी तरह 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और एक दिन, पापा आज मेरा एग्जाम है इसलिए मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी। आप और माँ आराम करना, राजू को सामने वाले भैया ले आएंगे, मैंने उनसे बात कर ली है। कोई बात नहीं बेटा, तू दुकान की चिंता मत कर। एक दिन दुकान बंद हो जाएगी तो कुछ नहीं होगा। अपने पिता से आज्ञा लेकर आरती एग्जाम देने के लिए चली जाती है, पर शाम को जब एग्जाम देकर घर आती है तो उसकी कुछ जान पहचान वाले ग्राहक मुंह बनाते हुए उससे कहते हैं, आरती तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे माता पिता की तबीयत खराब है और दुकान से तुम्हारी जो इनकम होती है उसे भी तुम बंद करके चली गई। एक दिन की कमाई ना करके जानती हो अपना कितना नुकसान कर लिया। पर आंटी जी आज मेरा एग्जाम था इसलिए दुकान बंद करनी पड़ी। अरे बेटा, सरकारी नौकरी लेकर क्या करोगे? हर किसी की किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं होती। इतना अच्छा तुम्हारा बिजनेस चल रहा है दुकान का, वही चलाओ, उसी से दाल रोटी खाओ। क्या जरूरत है बड़े बड़े सपने देखने की? हमें क्या है, हम तो ग्राहक हैं। इस दुकान पर सामान नहीं मिलेगा तो दूसरी दुकान से ले आएंगे। पर तुम तो गरीब हो, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर आरती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह उसी वक्त दुकान खोलकर रसोई में बैठकर खाना बनाने लगती है। और यहाँ ये सब देखकर शांति अपनी बेटी से कहती है, आरती तू रोना बंद कर, दुनिया का काम होता है। सुनाना, हम तेरे साथ हैं, तुझे दुकान संभालने की जरूरत नहीं है। आज तेरे पिता की तबीयत ठीक है, तू रसोई में ही रह, दुकान तेरे पापा संभाल लेंगे। इस तरह अब घर में रहकर एक तरफ आरती रसोई संभालती है तो वहीं दूसरी तरफ विनोद दुकान संभालता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और आरती का रिजल्ट आ जाता है और उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। माँ देखो, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, अब मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं भी सरकारी दफ्तर में बैठकर काम करूंगी। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो पहले ही पता था तू अपने सपने सच कर दिखाएगी। आंटी झूठ मत बोलो, आप ही हो जो मेरी दीदी को हर समय डांटती रहती थी और आज अच्छी बनने का नाटक कर रही हो। राजू की बातें सुनकर अब कोई कुछ नहीं बोलता और सब मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद आरती अपनी सैलरी से अपनी माँ का इलाज करवाती है और राजू की पढ़ाई भी। गायत्री के 5 बेटों की शादी राखी, सौम्या, मोहिनी, कुंती, अनुराधा से होती है। घर में बहू का अच्छे से गृह प्रवेश करके वो 5 की अंगूठी ढूंढने की रस्म करवाती है और बातचीत के बाद उन्हें मुंह दिखाई में छोटी छोटी सोने की बाली देती है। अच्छा बहू, तुम तो जानती हो हम ज्यादा अमीर नहीं हैं। मेरे से जितना बन पड़ा 5 बहू के लिए उतने में छोटी छोटी सोने की बालियां ले आई हूँ मैं। शुक्रिया माँ जी, पर इसकी जरूरत क्या थी? हाँ माँ जी, आपका आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। बड़ी बड़ी बातें कर ली हो तो अब आराम भी कर लो। हो सकता है कल मेहमान मुंह दिखाई के लिए आए और तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी है, आराम कर लो। अच्छा ठीक है माँ जी। माँ, सारा प्यार बहुओं के लिए, बेटों के लिए कुछ नहीं। तुम्हें तो अपनी अपनी पत्नियां मिल चुकी हैं, तो और क्या चाहिए। ये भी ठीक है। फिर सब लोग आराम करते हैं। अगली सुबह 5 बहू जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाती हैं और घर की सफाई कर मंदिर में भगवान जी का भोग लगाकर पूजा करती हैं। ओम जय शिव ओमकारा, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, ओम जय शिव ओंकारा। पूजा तो हो गई, अब माँ जी को प्रसाद दे देते हैं। बहू जैसे ही सास की तरफ प्रसाद देने को आती है तो उसे फोन पर किसी से बात करते हुए सुनती है और गायत्री बहुत परेशान होती है। जी ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, आप आ जाइए। क्या हुआ? मुझे आप बहुत ज्यादा परेशान दिख रही हैं। अरे बहू, तुम्हें नहीं पता, वो हमारे घर के सबसे ज्यादा अमीर रिश्तेदार हैं और मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की है। 1 घंटे में 50 तरीके का बाहर का खाना बनाना है। वो सब मटर पनीर, शाही पूरी, पराठा, दाल नहीं खाते। चाउमीन, मंचूरियन, मोमोज, पिज्जा, पता नहीं क्या क्या होता है और ये तो मुझे बनाना भी नहीं आता। पर इतना सब खरीदने के लिए 20-30 हजार रुपए चाहिए जो मेरे पास नहीं है। 1 घंटे में 50 तरीके का फास्ट फूड तैयार करना है? बहू, अगर वो लोग आ गए और मैं ये सब सामान नहीं खिला पाई तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी कि 5 बेटों की शादी हुई है और मैं इतना भी खाने का इंतजाम नहीं कर पाई। वो शादी में भी नहीं आए थे।
माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम पांचों आज के जमाने की हैं। हमने फास्ट फूड खाया है और हम बनाना भी जानते हैं। क्यों दीदी? हाँ सौम्या बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ जी चिली पटेटो फ्रेंच फ्राइज बनाना तो बहुत आसान है, बस हमें ढेर सारे आलू लाने हैं। यहाँ पास में कोई मंडी होगी, क्योंकि चिली पटेटो बनाने के लिए शिमला मिर्च प्याज भी चाहिए। अरे दीदी वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे घर में फास्ट फूड बनाने वाला मसाला और रिफाइंड भी नहीं है, ये सब भी लेने जाना होगा और इसके लिए पैसे। अरे पैसों की टेंशन नहीं है, याद है ना हम सबको शगुन में कुछ पैसे मिले थे, उन्हीं से ही सामान ले लेते हैं फटाफट। लेकिन इतना सारा खाना बनाने के लिए हमें चूल्हा भी चाहिए। बहू बाहर एक खाली तंबू लगा रखा है, उसी के अंदर तुम चूल्हा बना लो, अंदर इतना सारा सामान कहाँ बनेगा। माँ जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम 7 मुंह वाला चूल्हा और एक तंदूर बना लेते हैं, जिस पर ये सारा सामान जल्दी तैयार हो जाएगा। चलो अनुराधा मेरे साथ चूल्हा बनवा लो और आप सब फास्ट फूड का सारा सामान और सब्जी लेकर आ जाइए। ठीक है। 2 बहू फटाफट से घर के बाहर तंबू में 7 मुंह वाले चूल्हे और एक तंदूर तैयार करती हैं। वहीं तीनों बहू मार्केट से फास्ट फूड बनाने वाली सब्जी और मसाले ले आते हैं और तुरंत पांचों बहू आलू काटकर फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए एक पतीले में आलू चढ़ा देती हैं। दूसरी तरफ 2 बहू सारी सब्जी काट रही होती हैं। तीसरी तरफ एक बहू पास्ता उबालकर ग्रेवी बनाना शुरू करती है और सिलबट्टे पर सामान पीसती है। तभी सास आती है। बहू कुछ तैयारी हुई, उनके आने में सिर्फ आधा ही घंटा बचा है। 50 तरीके का फास्ट फूड कैसे तैयार होगा। माँ जी आप परेशान क्यों होती हो, हमने चाउमीन पास्ता सब उबाल लिया है, इनको बनाने में 2 मिनट लगेगा और ग्रेवी भी रेडी है चिली पटेटो की। आप ये समझ लीजिए 15 फास्ट फूड चीज तैयार हो चुके हैं और बाकी की चीज भी आधे घंटे में तैयार हो जाएंगी। हाँ माँ जी। मुझे यकीन हो गया है, क्योंकि फास्ट फूड की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये कहकर गायत्री बैठक के नई चादर तकिया अच्छे से सेट कर देती है। वहीं पांचों देवरानी जिठानी 7 मुंह वाले चूल्हे पर फास्ट फूड तैयार करती हैं और एक बहू तंदूर संभालती है, जिस पर तंदूरी मोमोज, तंदूरी पास्ता, तंदूरी चाप तैयार करती है। इतने में अमीर मेहमान आ जाते हैं और 5 बहू उन्हें और उनके बच्चों को फास्ट फूड देती है, जिसे खाकर वो खुश हो जाते हैं। अरे बहू तुमने गार्लिक नूडल्स, तंदूरी पास्ता, बर्गर, पिज्जा और ये जितने भी तरह तरह के तुमने फास्ट फूड बनाए हैं ना, काफी अच्छे बनाए हैं। ऐसा लग रहा है तुम सब बाहर से लाई हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हमने 1 घंटा पहले आने का बताया और 5 बहू ने 1 घंटे में 50 तरीके का फास्ट फूड तैयार कर दिया। यही तो मेरी 5 बहू की खासियत है। अरे बच्चों तुम भी लो। हाँ हाँ दादी दीजिए, मुझे तो चाउमीन, मोमोज, मंचूरियन चाहिए और मेरे बहन भाई को गार्लिक ब्रेड, चिली पोटैटो, चिली बेबी कॉर्न, ग्रेवी मोमोज, पनीर मोमोज। सब फास्ट फूड को बहुत एंजॉय करते हैं और वहीं अमीर मेहमान 5 बहू को शगुन में 10-10 हजार का लिफाफा देकर जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद नंद हॉस्टल के ट्रिप से वापस आ रही होती है तो ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बहू उसी दिन की तरह मुसीबत हो गई है। कैसी मुसीबत माँ जी? अरे बहू तुम्हारी दूर की ननद तुम्हारी शादी में तो आ नहीं पाई थी, अब उसकी हॉस्टल ट्रिप खत्म हो गई है, लेकिन उनके रास्ते में बस खराब हो गई, इसलिए उसकी 20-25 फ्रेंड यहीं आ रही हैं और उसने ये भी बोला है कि 5 भैया भाभी की शादी की पार्टी भी चाहिए। बस इतनी सी बात माँ जी, अब तो प्रैक्टिस हो गई है, जैसे उस दिन खाना तैयार किया था ऐसे ही आज भी कर लेंगे। फिर तीनों बहुएं सब्जी काटना शुरू करती हैं और 2 बहू मार्केट से सामान ले आती हैं और 1 घंटे में 50 तरीके का अलग अलग फास्ट फूड बनाकर तैयार कर देती हैं, जिसे नंद और नंद के फ्रेंड्स खाकर खुश होते हैं। वाह मेरी प्यारी प्यारी 5 भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। आप इतना टेस्टी फास्ट फूड बनाती हैं, सोच लिया है अब से मैं बाहर से नहीं आपके हाथ का फास्ट फूड खाऊंगी। क्यों दोस्तों? भाभी प्लीज, क्या आप हम सबके लिए थोड़ा थोड़ा फास्ट फूड पैक कर दोगी? वो क्या है ना, बस ठीक हो जाएगी तो उसके बाद हम वहां पर भी खा पाएंगे। अरे हाँ, हमने बहुत सारा फास्ट फूड बनाया है तो हम थोड़ा सा पैक भी कर देंगे। सब लोग फास्ट फूड खाकर आराम करते हैं। फिर नंद और उसके दोस्त बस ठीक होने पर ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। दिन गुजरते हैं कि पड़ोसन शांता रोते हुए 5 बहू के पास आती है। राखी, सौम्या, मोहिनी, कुंती, अनुराधा, मेरी मदद कर दो। क्या हुआ आपको बताइए, और आज तो आपकी बेटी की सगाई है ना? हाँ बच्चों, इसीलिए मैं परेशान हूँ। लास्ट मिनट पर कैटरिंग वाले ने यहाँ आने से मना कर दिया। मेरी बेटी के ससुराल वालों ने खास फास्ट फूड का थीम रखा था। अब 1 घंटे में सब कैसे तैयार होगा? कुछ दिनों पहले तुमने अपनी ननद के लिए 1 घंटे में बहुत सारा फास्ट फूड बनाया था, अब तो मेरे लिए भी 50 लोगों के लिए तैयार कर दो। मेरी इज्जत बचा लो बच्चों। इसके लिए आपको हमारे सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम झट से आपकी बेटी की सगाई के फंक्शन का खाना तैयार कर देते हैं।
चलो गर्ल्स काम पर लग जाओ। पांचों बहू झट से अलग अलग चूल्हे पर एक ही घंटे में 50 तरीके का फास्ट फूड बनाकर तैयार कर देती हैं और लोगों को सर्व करती हैं, जिसे खाकर पार्टी के सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। आप पूछ रहे थे ना आज का कैटरिंग का काम मैंने किसे दिया? हमारी गली की पांचों बहू हैं, ये बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और 1 घंटे में इन्होंने इतने सारे लोगों का खाना तैयार कर दिया है। अरे वाह वाह, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया भाई। फिर तो आपका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होगा। नहीं, हमारा कोई रेस्टोरेंट नहीं है। क्या कोई रेस्टोरेंट नहीं है? अरे आपके पास इतना बड़ा हुनर है, आजकल वो बहुत चल रहा है, वो क्लाउड किचन। अगर आप घर से भी खाना बनाना शुरू करेंगे ना तो आपको 20-25 हजार रुपए का ऑर्डर तो 2-4 दिन में ही यूं ही आ जाएगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, किसी छोटी मोटी नौकरी के चक्कर में मत आना। पांचों बहू को वहां खाना बनाने के कुछ पैसे मिल जाते हैं। घर आकर वो इस बारे में सोचने लगती हैं। वैसे लगा नहीं था हम पांचों का 1 घंटे में फास्ट फूड बनाने का हुनर ऐसे सबके सामने आएगा, और अब तो मुझे भविष्य भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। हाँ बहू। तभी घर पर कई शेफ काले सूट और जूते में आते हैं। आप वही है ना जिसने कुछ देर पहले 1 घंटे में 50 तरीके का फास्ट फूड बनाया था शांता जी के यहाँ? जी हाँ, कहिए। मैं शेफ मिहिर। उनका लास्ट मोमेंट पर मैंने ही कल ऑर्डर कैंसिल किया था और मुझे इससे बड़ा ऑर्डर भी मिला था। इस वजह से मैंने कल वहां का ऑर्डर नहीं किया, पर आपने 1 घंटे में जो फुर्ती दिखाई है ना, मैं इम्प्रेस हो गया हूँ। क्या आप मेरे यहाँ काम करेंगी? मैं आप पांचों को 20-20 हजार रुपए दूंगा। दीदी, उनकी बात याद है ना? हाँ याद है, इसलिए तुम कह दो। शेफ जी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, हमें अप्रोच किया, उसके लिए थैंक यू। लेकिन अब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। शेफ वहां से चला जाता है और शांता की पार्टी से मिले कुछ 40-50 हजार रुपए का सामान लाकर वो घर से क्लाउड किचन का काम शुरू कर देती हैं, जिससे उन्हें ढेर सारे पार्टियों के ऑर्डर आते हैं और धीरे धीरे उनका फास्ट फूड का बिजनेस इतना अच्छा चलता है कि वो एक दिन रेस्टोरेंट ओपन कर लेती हैं और लग्जरी लाइफ जीने लगती हैं।